सुप्रभात। यानी बच्चों, मैं रानी मिश्रा फिर आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य का पाठ 2 पढ़ाने आया हूँ। पिछले सप्ताह हमने इस पाठ में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी जीवनी से आधारित एक पाठ पढ़ा था, जब मैं पढ़ता था। यह महात्मा गांधी के जीवन वृत्तांत की कहानी है। उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, कैसे वे आगे बढ़े। यहाँ पर हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे। वे सदानुचित न्याय करते थे, सत्यवादी थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, वो भी एक धार्मिक महिला थी। वे जब वे 7 साल के थे तब उनके पिता राजकोट चले गए, उनके साथ वो भी चले गए। वहां पर उन्होंने श्रवण पितृभक्ति और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां और नाटकों का किताब पढ़ा, जिससे उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे सोचने लगे कि मैं भी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी बनूंगा और श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की आज्ञा मानूंगा। वे सोचने लगे कि सभी लोग श्रवण कुमार की तरह क्यों नहीं बन जाते, क्यों लोग झूठ बोलते हैं, क्यों लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं। वे उनमें पहले बहुत घर गए और जीवन भर उनका उन्होंने साथ दिया। अब आगे, जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया, मगर मेरी पढ़ाई चलती रही और 5वीं 6वीं कक्षा में जो छात्रवृत्ति भी मिली थी। 13 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया, लेकिन उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हुई, उनकी पढ़ाई चलती रही। उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली थी। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में सैर करने की आदत, खुली हवा में सैर करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तब से उन्होंने सैर करना सीखा। खुली हवा में सैर करना एक अच्छी आदत है। कसरत करना, सैर करना अपने शरीर को मजबूत बनाने के समान है। सैर करना मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक में जाना, अपने शरीर को के ऊपर ध्यान देना भी हमारा कर्तव्य है। हम अपने पढ़ाई पर, अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए हम कुछ नहीं कर पाते। तो अपने शरीर के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो सही खान पान, कसरत, व्यायाम, योग, ध्यान इत्यादि हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाएगा। हम और रोगों से दूर रहेंगे। और कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे पास धन होगा। तो इन्होंने भी घूमने की आदत डाल दी। सैर करना एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। दूसरी बात उन्होंने कहा, एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर होने की जरूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे इंग्लैंड जाने तक रहा। पहले सोचते थे कि पढ़ाई में अक्षर का सुंदर होना उतना कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। तब तक जब कोई इंग्लैंड जा रहे थे, तब तक उनके दिमाग में यह बात बैठी थी कि अक्षर का कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई अपनी जगह है और सुंदर अक्षर या खराब अक्षर अपनी जगह है। आगे चलकर इन्होंने दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर इनको बहुत पछतावा हुआ। जब इन्होंने दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखे और अपना अक्षर देखा तो इन्हें बहुत पछतावा हुआ। मैंने देखा कि बुरे अक्षर होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। सबसे मोटी बात इन्होंने कही कि बुरे अक्षर होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसका मतलब आपकी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। चाहे आप 10, 12, MA, BA सभी कर लें, लेकिन आपकी शिक्षा तभी पूरी होगी जब आपकी राइटिंग अच्छी होगी। इसलिए हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सबसे पहले आपको अपनी राइटिंग सुधारने की जरूरत है। कैसे सुधारेंगे? इन पर भी गांधी जी ने कहा था कि बच्चों को पहले चित्रकला सीखनी चाहिए। चित्र बनाते बनाते ही हमारे अक्षर मोती जैसे हो जाएंगे।
हमने भी आपको कहा था कि समय आपके पास समय ही समय है, ना स्कूल जाना है ना कोचिंग जाना है, और आपको इस समय पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी राइटिंग पर ध्यान देना है। रोज 1 पेज 2 पेज लिखें, ड्राइंग बनाएं, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी होगी, और राइटिंग अच्छी होगी तभी आपकी शिक्षा पूर्ण होगी। मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। बाद में इन्होंने अक्षर सुधारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन घड़ा अगर पक जाए तो उस पर मिट्टी नहीं चढ़ती। कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारी राइटिंग बचपन में ही जैसी हो जाती है, जीवन भर वैसे ही रहती है। आगे चलकर हम लाख प्रयत्न करें लेकिन हमारी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, सुधरती नहीं है। इसीलिए सुधारने का काम हम अपने बचपन में ही कर सकते हैं, क्योंकि बचपन की जो आदतें हैं वो जीवन भर हमारा साथ देती है। यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि चित्रकला बनाते बनाते अगर हम अक्षर सीखेंगे तो हमारे अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और असरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते रहने से कुछ भी हो सकता है। एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। इसलिए अगर आपको आपके अक्षर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप अभी से उसमें लग जाइए। अभी आपके पास सुनहरा अवसर है और आप अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। कैसे सुधारेंगे ये महात्मा गांधी ने भी कहा, हमने भी आपको कहा कि आप उसको बार बार प्रयास किए, बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और आपकी अक्षर सुधर जाएगा। अब आगे, मैं हाई स्कूल में मंद बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता। हाई स्कूल मतलब जहाँ पर 8वें 9वें 10वें की पढ़ाई होती है उसको कहते हैं हाई स्कूल। तो ये मंद बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। मंद बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि मंद हो, जो स्लो हो, जो कम समझता हो, देर से समझता हो, ऐसे बच्चों को मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। तो ये मंद बुद्धि विद्यार्थी नहीं माने जाते थे। जहां तक याद है मुझे कभी अपनी होशियारी पर कोई गर्व नहीं था। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए, हम क्योंकि गर्व करने से अभिमान हो जाता है, और जिस दिन हमें अभिमान हो जाता है उसी दिन से हमारा ग्राफ नीचे हो जाता है। इसलिए हमें गर्व तो होनी चाहिए लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। लेकिन इनको अपने होशियारी पर कोई गर्व नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर इनको आश्चर्य होता है कि मुझ जैसे विद्यार्थियों को भी इनाम मिल सकता है, छात्रवृत्ति मिल सकती है अगर हम कठिन मेहनत करें तो। लेकिन इनकी आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती है। आचरण मतलब हमारा स्वभाव, हम कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे दूसरों से बात करते हैं, यही हमारा आचरण है। और शिक्षा का सबसे पहला सबक यह है कि आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। आप कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे के सामने दूसरों सामने अपने कैसे को प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं, यही आपकी शिक्षा की निशानी है। तो मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए मुझे शिक्षक दंड दें या मेरी असहायता। इन्होंने कहा ऐसा मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिससे शिक्षक मुझे दंड दे या मेरी असहायता सहन करने योग्य नहीं था कि शिक्षक मुझे दंड देंगे अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो प्रश्न ये होता है कि आखिर हम ऐसा काम क्यों करें जिससे शिक्षक मुझे दंड दे। हम घर में भी रहते हैं तो ऐसा काम क्यों करें जिससे माता पिता हमसे नाराज हो जाए। स्कूल में शिक्षक ऐसे क्या काम करें, कौन सा काम क्यों नहीं करें ये शिक्षक हमसे प्रसन्न रहें। शिक्षक नाराज तभी होते हैं जब आप कोई गलत काम करते हैं। अगर आप गलत काम नहीं करते हैं तो शिक्षक आपके बहुत प्रिय हैं। तो इन्होंने कहा मुझे याद है एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। कभी इनको मार खानी पड़ी नहीं थी, लेकिन इनको याद है एक बार इनको मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बड़ा दुख था। दुख इस बात का नहीं था कि शिक्षक ने इन्हें मारा, दुख इस बात का था कि शिक्षक ने इनको इस योग्य माना, इसको दंड दे। दोनों में बहुत अंतर है।
एक अंतर यह है, इनको दुख हुआ कि इनको मार पड़े, इनको दुख ये नहीं हुआ कि इनको मार पड़े। शिक्षक हैं तो मार सकते हैं, उनका हक है, लेकिन इनको मार की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसे गलती इन्होंने क्यों की ताकि इनको मार पड़े। तो इन्होंने कहा कि मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बड़ा दुख था। मैं फूट फूट कर रोया था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की थी। फूट फूट कर रोना मतलब बहुत जोर शोर से रोना। तो यह बात पहली या दूसरी कक्षा की थी। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। पहली कक्षा में इनसे क्या गलती हुई, इनको शिक्षक से इनको मार खानी पड़े। इनको इस बात का दुख नहीं था कि शिक्षक ने इन्हें मारा। दुख बात इस बात का था कि शिक्षक ने इस योग्य समझा, इनको दंड का पात्र समझा गया। उस समय ये हमारा हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी विद्यार्थियों ने थे हेडमास्टर, प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक को कर गए हेडमास्टर, तो कड़ा अनुशासन रखते थे। अनुशासन का मतलब होता है शासन का अनुकरण करना, जो विधि व्यवस्था है, जो जिससे स्कूल की एक अपना नियम होता है, उस नियम से पर चलना अनुशासन है। अनुशासन सभी जगह है, घर में भी आप अनुशासित रहते हैं, प्रकृति भी अनुशासित रहती है। कहा जाता है कि अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। अगर आप अनुशासित हैं, आपका जीवन संयमित है, आप अनुशासित हैं, तो आप महान बन सकते हैं। फिर भी विद्यार्थियों में प्रिय थे। जो अनुशासित होते हैं वो सबके प्रिय होते हैं। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम करा लेते थे। पहले तो स्वयं ठीक काम करना, और सबसे बड़ा गुण है दूसरों से ठीक काम करा लेना। ये सबसे बड़ी विषय है। हम खुद तो काम कर लेते हैं, लेकिन दूसरों से काम नहीं करा पाते। और जो व्यक्ति दूसरों से सही में काम करा लेता है, सबसे बड़ा प्रशासनिक वही है। वे पढ़ाते भी अच्छे थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था कि व्यायाम खेलना और क्रिकेट व्यायाम करना और क्रिकेट खेलना दोनों इम्पोर्टेंस है 9th-10th के बच्चों के लिए। पर मेरा मन इनमें ना लगता था। खेलना अनिवार्य होने के पहले तो मैं व्यायाम करने या क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं। वहां ना जाने मेरे संकोची स्वभाव का भी एक कारण था। संकोची स्वभाव के थे, कहीं जाने से, किसी से बात करने से, किसी से मिलने से इनको संकोच होता था। इसलिए ना तो कभी क्रिकेट खेलने जाते थे, ना व्यायाम करने जाते थे, ना कहीं ऐसी जगह जाते थे जहां पर इनको लोग देख सके, जहां पर इनसे लोगों की मुलाकात हो। अब मैं यह देखता हूं कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी गलती थी, क्योंकि व्यायाम जीवन का एक अभिन्न अंग है। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। पर बाद में समझ में आया कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यायाम से केवल तन ही नहीं, हमारा मन भी मजबूत होता है। और जब तन और मन दोनों मजबूत हो जाए, तभी हमारी शिक्षा पूर्ण होती है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा, क्योंकि श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा था कि वे पिताजी के माता पिता की खूब सेवा करते थे। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। अतः व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। उधर एक स्कूल की व्यायाम करना जरूरी था, दूसरा इधर माता पिता की सेवा करना जरूरी था। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, एक एप्लीकेशन लिखा, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से भूखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया, मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने यह विषय नहीं माना। मुझे 1 या 2 आना ठीक से याद नहीं, मुझे दंड देना पड़ा। मैं झूठ बना, मुझसे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूं? कोई उपाय ना था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। व्यायाम जरूरी होने का इनको एक बार करने की पड़ा।
कैसे? शनिवार का दिन था, इनके पास घड़ी नहीं थी, समय का पता नहीं चला, और जब ये लोग समय वहां पर पहुंचे तो सभी लोग जा चुके थे। इस कारण उनको 1 या 2 आना मतलब पैसा उसमें आना चलता था, इनको दंड दिया गया। उनको इस बात का दुख नहीं था कि दंड दिया गया, इनको इस बात का दुख था कि मैं झूठा नहीं हूं, फिर भी मुझे झूठा बना दिया। जो सच्ची बात थी मैंने हेडमास्टर साहब को बता दी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। मैं झूठा बना, मुझमें भारी दुख हुआ, मैं झूठा नहीं हूं, यह कैसे सिद्ध करूं? या मैं झूठ नहीं बोला, यह कैसे सिद्ध करूं? कोई उपाय नहीं था, मैं मन मार कर रह गया। बाद में सोचा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। जो सच बोलते हैं उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए, और हमें कुछ इतना तर्क होना चाहिए कि हम अपने आप को सच साबित करें। तो गांधी जी के बारे में 2-3 बातें इस पाठ में उल्लेखित है जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सबसे बड़ी सच बोलना, दूसरी बात अपने माता पिता की सेवा करना, तीसरी बात कि अगर हम सच बोलते हैं तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए हम उसको सिद्ध कर सकें कि हम सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो इन पाठों में हमने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो जब तक हम अपने इसे जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ये हमारा पढ़ना बेकार हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आज भी जब तक संभव हो इसको अपने जीवन में उतारिए, गांधी जी के कहे हुए मार्गों पर चलिए और आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए यह पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। इस पाठ में हमने यह सीखा कि गांधी जी कैसे अपने माता पिता की सेवा करते, देखभाल करते और कैसे उन पर दंड लग गया। बस आज के लिए इतना है। धन्यवाद। घर पर रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें।